तो दोस्तों एम्बर अलर्ट नाम की एक मूवी हमें देखने को मिली है। अभी इसे रिलीज़ किया गया था और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। दोस्तों ये कम बजट की फ़िल्म थी, इसलिए ज़्यादा एक तरह से इसका प्रमोशन नहीं किया गया है, फिर भी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है। 5.9 की 10 में से इसकी रेटिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ 57% रेड टमाटोज़ की इसकी रेटिंग है और भी कई प्लेटफॉर्मों पर रेटिंग बहुत बढ़िया देखने को मिली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक राइड शेयर एक बिल्ली और चूहे के उच्च दाम वाले खेल में बदल जाता है जब वह एम्बर अलर्ट के विवरण से मेल खाती एक कार का पीछा करता है। निदेशक केरी बेलेसा, लेखक केरी बेलेसा जोशुआ ओरम, स्टार हेडन पेनेटियर। 2012 में जेम्स विलियम्स के अलर्ट नामक एक फाउंड फुटेज फिल्म आई थी। इसका आधार काफी अच्छा था, लेकिन प्रस्तुति काफी ढीली थी। फाउंड फुटेज प्रोजेक्ट में आम बात है, बच्चों का एक समूह एम्बर अलर्ट सुनता है और हाईवे पर कार को देखता है। वे उसका पीछा करते हैं, जिससे सभी तरह के असंभव मोड़ और व्यवहार होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये सब सेल फोन कैमरों द्वारा कैद कर लिया जाता है। एम्बर अलर्ट के बारे में मुझे जो मुख्य बात याद है वह यह है कि कैसे हर कोई हर समय चिल्लाता रहता था। किरदार शुरू से अंत तक झगड़ते रहते हैं और यह अव्यवस्थित लगता है। अब हम यहाँ हैं 2024 में उसी शीर्षक और परिदृश्य वाली एक और फिल्म के साथ। वे मूल रूप से एक ही फिल्म है, हालांकि हाल ही में बनी फिल्म में फाउंड फुटेज दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है। केरी बेलेसा ने दोनों फिल्मों का निर्देशन किया है। जैसा कि योगी बेरा ने एक बार कहा था, यह फिर से डेजा वू है। 12 साल पहले शूट की गई किसी फिल्म का रीमेक बनाना एक दिलचस्प विचार है, लेकिन क्या कुछ बेहतर हुआ है? दुनिया में बहुत सारी कहानियां हैं। इसे 2 बार क्यों बताया जाए? 2012 की फिल्म को स्पष्ट रूप से माइक्रोबजट पर शूट किया गया था और फाउंड फुटेज पहलू शैली की सभी विशिष्ट समस्याओं के साथ आया था। 2024 का संस्करण अधिक सुव्यवस्थित और पॉलिश है। अभिनय बहुत बेहतर है और एक तरह से यह देखने में आसान है, भले ही इसका अंतिम दृश्य बेतुका हो। सेटअप थोड़ा जटिल है, लेकिन यह इस प्रकार है। चार्लोट नाम की एक 8 वर्षीय लड़की अपने भाई के साथ लुकाछिपी का खेल खेलते समय पार्क से गायब हो जाती है। माँ घबरा जाती है। वह अपनी बच्ची का वीडियो बना रही थी और बैकग्राउंड में उसे अपनी बेटी की एक झलक दिखाई देती है जो एक काली कार के बगल में खड़ी है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है। इस बीच जैक हेडन पेनेटियर नाम की एक युवती एक ऑफ ड्यूटी राइड शेयर को रोकती है। वह देर से और हताश हो रही है। ड्राइवर शेन टाइलर जेम्स विलियम्स अपने बेटे के जन्मदिन के लिए घर आने वाला है, लेकिन उसे लेने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि यह उसके रास्ते में है। वे दोनों अपने फोन पर एम्बर अलर्ट प्राप्त करते हैं और कुछ मिनट बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने कार देखी है। वे पुलिस को बुलाते हैं और फिर मूल रूप से कार का पीछा करते हैं जहां भी वह जाती है। यह एक मनोरंजक सेटअप है और पेनेटियर और विलियम्स ने आकस्मिक बातचीत से विश्वसनीय केमिस्ट्री बनाई है। शेन एम्बर अलर्ट कार का पीछा करने में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन जैक के जुनून और तत्परता से आश्वस्त है। पुलिस आने वाली युक्तियों, जैक और शेन की युक्तियों सहित से अभिभूत है और अंततः दोनों जासूसों का समर्थन करती है, मूल रूप से उनके लिए उनका काम करती है। सैदाह अरिका एकुलोना ने शुरुआती कॉल लेने वाली डिस्पैचर के रूप में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। वह सार्जेंट केविन डन को आश्वस्त करती है कि उन्हें एम्बर अलर्ट जारी करने की आवश्यकता है, भले ही उनके पास कोई लाइसेंस प्लेट न हो और कार एक कैमरी सुई में घास का ढेर हो। एक बार जब जैक और शेन की यात्रा शुरू होती है तो एकुलोना फिल्म से लगभग गायब हो जाती है और फिल्म में उसका दृष्टिकोण गायब हो जाता है। कुछ अच्छी डिस्पैचर फिल्में हैं। 2018 की द गिल्टी, गुस्ताव मोलर द्वारा निर्देशित, स्पष्ट विजेता के साथ। एकुलोना ज्यादातर अपने फोन पर अकेली रहती है
और उसकी तत्परता और योग्यता स्क्रीन पर छा जाती है। डिस्पैचर वास्तविक दुनिया में रहता है। जैक और शेन स्पष्ट रूप से एक फिल्म में है। वे दोनों बैकस्टोरी के साथ आते हैं, संभवतः उन्हें लापता लड़की की दुर्दशा के प्रति और भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। यह सब अनावश्यक है और एम्बर अलर्ट को नीचे गिराता है। हमें यह समझने के लिए जैक के अतीत के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है कि वह लापता लड़की के बारे में क्यों परवाह करती है। फिल्म में एक प्रणोदक लय है और सिनेमेटोग्राफर लुका बाजेली ने कार की छोटीता और खोज की असंभवता को उजागर करने के लिए कभी-कभी ड्रोन शॉट्स का उपयोग किया है। ड्रोन शॉट प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे पुराने जमाने के हेलीकॉप्टर शॉट्स की याद आती है, जो ऑन स्क्रीन एक्शन को वास्तविकता और मानवता देते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टरों के बजाय ड्रोन शॉट्स वाली डॉग डे आफ्टरनून वैसी फिल्म नहीं होगी। एम्बर अलर्ट कथित तौर पर एम्बर अलर्ट सिस्टम के बारे में है। अंत में कुछ शीर्षक कार्ड दिखाई देते हैं जो सिस्टम के इतिहास और इसने कितने बच्चों को बचाया है इसका विवरण देते हैं। फिल्म अपने अंतिम सीक्वेंस में खुद को क्रिमिनल माइंड्स का एपिसोड बनने से नहीं रोक पाती। जैक और शेन पागलपन भरे जोखिम उठाते हैं और उनका व्यवहार अक्सर समझ से परे होता है। कुल मिलाकर यह वास्तविक जोखिम नहीं है, बल्कि थ्रिलर बॉक्स को अनिवार्य रूप से चेक करने जैसा है। एक बार जब अंतिम तस्लीम शुरू होता है, तो यह पूरी तरह से प्लेबुक से होता है। एम्बर अलर्ट कभी-कभी थ्रिलर के रूप में काम करता है, लेकिन इसमें गंभीर आकांक्षाएं हैं। यह कुछ कहना चाहता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आती है। हेडन लेस्ली पेनेटियर बटा PAEN TIR बटा पैन TEAIR 3 जन्म 21 अगस्त 1989 4 एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है। उन्होंने NBC सुपरहीरो सीरीज हीरोज 2006 से 2010 में क्लेयर बेनेट, स्लेशर हॉरर फ्रेंचाइजी स्क्रीम 2011 से 2023 में किर्बी रीड और ABC बटा CMT म्यूजिकल ड्रामा सीरीज नेशविले 2012 से 2018 में जूलियट बार्न्स के रूप में अभिनय किया है। बाद वाली फिल्म ने उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए 2 नामांकन दिलाए। 5 पेनेटियर पहली बार 1990 में सिर्फ 11 महीने की उम्र में एक विज्ञापन में स्क्रीन पर नजर आईं। उनका पूर्णकालिक अभिनय करियर 1994 में शुरू हुआ, जब उन्होंने 1997 तक चलने वाले लंबे समय तक चलने वाले ABC सोप ओपेरा सीरीज वन लाइफ टू लिव में सारा रॉबर्ट्स का किरदार निभाया। इसके बाद पेनेटियर ने 1996 से 2000 तक CBS के अपने सोप गाइडिंग लाइट में लिजी स्पाउल्डिंग का किरदार निभाया। पिक्सर फिल्म ए बग्स लाइफ 1998 में उनके काम के लिए उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, जिससे वह ग्रैमी के लिए 5वीं सबसे कम उम्र की नामांकित व्यक्ति बन गईं। पेनेटियर ने डिज्नी फुटबॉल ड्रामा फिल्म रिमेंबर द टाइटन्स 2000, फॉक्स लीगल कॉमेडी ड्रामा सीरीज एली मैकबील 2002 के अंतिम सीजन, कॉमेडी ड्रामा फिल्म रेजिंग हेलेन 2004, डिज्नी चैनल की मूल देशभक्ति फिल्म टाइगर क्रूज 2004, घुड़दौड़ कॉमेडी फिल्म रेसिंग स्ट्राइप्स 2005, फिगर स्केटिंग ड्रामा फिल्म आइस प्रिंसेस 2005, टीन चीयरलीडिंग फिल्म ब्रिंग इट ऑन ऑल और नथिंग 2006, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई लव यू बेथ कूपर 2009, ट्रू क्राइम ड्रामा फिल्म अमांडा नॉक्स मर्डर ऑन ट्रायल इन इटली 2011 और ड्रामा फिल्म कस्टडी 2016 में भी अभिनय किया है। उन्होंने वीडियो गेम सीरीज किंगडम हार्ट्स 2002 से 2017 में कैरी और जियोन और वीडियो गेम अंटिल डॉन 2015 में सामंथा सैम गिडिंग्स की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन पेनेटियर का जन्म और आंशिक रूप से पालन पोषण न्यूयॉर्क के पैलिसेड्स में हुआ था। वह लेस्ली आर वोगेल की बेटी है, जो एक पूर्व सोप ओपेरा अभिनेत्री थीं, और एलन ली स्किप पेनेटियर, जो न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट में एक कैप्टन थे। वह अंग्रेजी,
जर्मन और इतालवी मूल की है। उनका एक छोटा भाई साथी अभिनेता जेनसन पेनेटियर था, जिसकी 28 वर्ष की आयु में बड़े हुए हृदय सिंड्रोम से महाधमनी वाल्व जटिलताओं के कारण 2023 में मृत्यु हो गई। 6, 7, 8, 9 उनकी मां का परिवार इंडियाना में रहता है। 10, 11 पेनेटियर ने न्यूयॉर्क में साउथ ऑरेंज टाउन मिडिल स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्हें घर पर ही पढ़ाया गया। 12 और उनके अभिनय कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए ग्रेड 9 से हाई स्कूल की समाप्ति तक निजी ट्यूटर रखे गए। आजीविका, अभिनय, टेलीविजन। पेनेटियर पहली बार 11 महीने की उम्र में विज्ञापनों में दिखाई दी, जिसकी शुरुआत प्ले स्कूल टॉय ट्रेन के विज्ञापन से हुई। 13 उन्होंने 1994 से 1997 तक एबीसी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में सारा रॉबर्ट्स के रूप में भूमिका निभाई, जिसके बाद 1996 में सीबीएस सोप ओपेरा गाइडिंग लाइट में लिजी स्पाउल्डिंग और फिर 1997 से 2000 तक भूमिका निभाई। गाइडिंग लाइट में पेनेटियर का किरदार लिजी ल्यूकेमिया से जूझ रहा था। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा सोसाइटी ने उन्हें दिन के दर्शकों का ध्यान बीमारी की ओर आकर्षित करने और राष्ट्रीय जागरूकता में सुधार के लिए अपना विशेष मान्यता पुरस्कार दिया। लाइफटाइम टेलीविजन की 1999 की टीवी फिल्म इफ यू बिलीव में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें टीवी मूवी या पायलट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में 10 साल या उससे कम उम्र की युवा अभिनेत्री के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 14 पेनेटियर फॉक्स के एली मैकबील में शीर्षक चरित्र की बेटी के रूप में दिखाई दी। एचबीओ फिल्म्स के नॉर्मल में महिला में परिवर्तित होने वाले पुरुष की बेटी की भूमिका निभाई। मैल्कम इन द मिडल में एक आवर्ती अतिथि भूमिका निभाई और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में 2 अलग-अलग भूमिकाओं में अतिथि भूमिका निभाई। 2013 में टीवी सीरीज नेशविले के लिए पेलेफेस्ट में कोनी ब्रिटन, बाय और पेनेटियर, दाए। पेनेटियर ने एनबीसी श्रृंखला हीरोज में क्लेयर बेनेट के रूप में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे टिम क्रिंग द्वारा पुनर्योजी उपचार शक्तियों के साथ एक हाई स्कूल चीयरलीडर के रूप में बनाया गया था। हीरोज में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद। वह विज्ञान कथा सम्मेलन सर्किट पर एक नियमित बन गई। 2007 में दुनिया भर के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें जनरल कॉन, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन और फैन एक्सपो कनाडा शामिल थे। पेनेटियर ने शिकायत की है कि उनके अभिनय विकल्प कभी-कभी सीमित होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें या तो लोकप्रिय चीयरलीडर प्रकार या सिर्फ गोरी के रूप में देखते हैं। 15 2007 की शुरुआत में पेनेटियर एमटीवी शो पंक्ड में दिखाई दी। यह उपस्थिति उनकी मां द्वारा तैयार की गई थी और इसमें एक पुरुष प्रशंसक उनके साथ उनके काम पर चर्चा कर रहा था, जिससे उस व्यक्ति की पत्नी में ईर्ष्या की प्रतिक्रिया भड़क उठी। अप्रैल 2012 में उन्होंने नई श्रृंखला के एक एपिसोड की मेजबानी की। मार्च 2012 में यह घोषणा की गई कि पेनेटियर को एबीसी म्यूजिकल ड्रामा सीरीज नेशविले में कोनी ब्रिटन के साथ कास्ट किया गया था, जहां उन्होंने जूलियट बार्न्स का किरदार निभाया था। 16, 17, 18 इस शो ने पेनेटियर को रिमेंबर द टाइटन्स से बर्गेस जेनकिंस, जो पहले कुछ एपिसोड में दिखाई देते हैं, के साथ फिर से जोड़ा। यह शो अपने 5वें और 6ठे सीजन के लिए एबीसी से सीएमटी में चला गया और 26 जुलाई 2018 को इसका समापन हुआ। पतली परत। पेनेटियर ने 9 साल की उम्र में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, हालांकि एक आवाज अभिनेता के रूप में 1998 की ए बग्स लाइफ के लिए 19, लेकिन उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म उसी वर्ष 8 साल की उम्र में द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अफेक्शन थी, जिसमें वह शुरुआती दृश्य में स्कूल के नाटक में एक मत्स्यांगना के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई देती है। 1999 में उन्होंने मैसेज इन ए बॉटल में डूबती हुई नाव पर लड़की की भूमिका निभाई। उन्होंने 2000 की डिज्नी फिल्म रिमेंबर द टाइटन्स में कोच योस्ट की बेटी शेरिल की भूमिका निभाई। 2004 में डिज्नी चैनल ने पेनेटियर को टाइगर क्रूज में अभिनेता बिल पुलमैन के चरित्र की बेटी के रूप में उनकी पहली अभिनीत भूमिकाएं दीं। 2004 में उनकी आखिरी प्रमुख अभिनय भूमिका रेजिंग हेलेन में
केट हडसन के शीर्षक चरित्र की किशोर भतीजी की भूमिका थी, जहां पेनेटियर ने वास्तविक जीवन की बहनें अबीगैल और स्पेंसर ब्रेसलिन की बड़ी बहन की भूमिका निभाई थी। 2005 में पेनेटियर ने डिज्नी की आइस प्रिंसेस में मिशेल ट्रेचेनबर्ग के साथ एक आइस स्केटिंग प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई और 2005 की फिल्म रेसिंग स्ट्राइप्स में उभरते जॉकी चैनिंग वॉल्श के रूप में फिर से स्क्रीन का नेतृत्व किया। 2006 में पेनेटियर ने ब्रिंग इट ऑन ऑल और नथिंग में एक चीयरलीडर की भूमिका निभाई और 2007 की स्वतंत्र फिल्म शंघाई किस में एडिलेड बॉर्बन के रूप में सहायक भूमिका निभाई। जून 2007 में उन्होंने विलियम मॉरिस एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए। इससे पहले यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 20 फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि उसने 2007 में $2 मिलियन कमाए। 21 2008 में पेनेटियर एमिली वॉटसन के किरदार जेन लॉरेंस के युवा संस्करण के रूप में फायरफ्लाइज इन द गार्डन नाटक में दिखाई दिए। सितंबर 2008 में वह एक व्यंग्यात्मक वीडियो में दिखाई दिए जो फनी और डाई के लिए एक नकली पीएसए था, जिसका शीर्षक था हेडन पेनेटियर पीएसए, योर वोट योर चॉइस। 22 अक्टूबर में पेनेटियर फन्योडी.com पर एक और व्यंग्यात्मक पीएसए वीडियो में दिखाई दिए जिसका शीर्षक था वोट फॉर मैककेन। वह जॉर्ज बुश की तरह ही है, सिवाय इसके कि वह बुरा है और उसका स्वभाव और भी खराब है। 23 जुलाई 2009 में पेनेटियर ने किशोर कॉमेडी आई लव यू बेथ कूपर में अभिनय किया। सितंबर 2010 में उन्होंने विवादास्पद अमांडा नॉक्स मर्डर ऑन ट्रायल इन इटली में अमांडा नॉक्स के रूप में अभिनय किया। 24 पेनेटियर ने 2010 के अल्फा और ओमेगा में केट की आवाज भी दी। 25 2009 में पेनेटियर। अप्रैल 2011 में पेनेटियर स्क्रीम सीक्वल स्क्रीम 4 में किर्बी रीड की भूमिका में दिखाई दी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली और इसे एक हाइलाइट माना गया। उसी वर्ष उन्होंने एनिमेटेड सीक्वल हुडविंक्ड 2 हुड बनाम ईविल के लिए रेड की आवाज के रूप में एनी हैथवे की जगह ली। 2012 में द फॉरगर, जिसमें उन्होंने एम्बर की भूमिका निभाई, को सीधे डीवीडी पर रिलीज किया गया। यह और हुडविंक्ड 2 हुड बनाम ईविल दोनों 2009 में बनाए गए थे। अप्रैल 2015 में पेनेटियर वियोला डेविस के साथ कस्टडी 26 के कलाकारों में शामिल हो गईं, जिनके साथ वह 2006 की द आर्किटेक्ट में दिखाई दी। जनवरी 2022 में पेनेटियर ने स्क्रीम 4 सीक्वल स्क्रीम में किर्बी रीड के रूप में अपनी भूमिका को फिल्म में इस्तेमाल की गई एक तस्वीर में संक्षेप में दोहराया, जिससे पता चला कि चरित्र चौथी फिल्म की घटनाओं से बच गया है। पेनेटियर को तस्वीर के उपयोग के साथ साथ एक वॉयस कैमियो के लिए विशेष धन्यवाद का श्रेय दिया जाता है। 27, 28, 29, 30 मई 2022 में यह घोषणा की गई थी कि पेनेटियर अपनी छठी किस्त पर स्क्रीम फ्रेंचाइजी में वापस आएंगी, जो कि करियर के अंतराल के बाद 2018 के बाद से उनकी पहली ऑन स्क्रीन फिल्म उपस्थिति भी है। 31 वीडियो गेम। पेनेटियर ने किंगडम हार्ट्स और किंगडम हार्ट्स 2 में कैरी की आवाज दी, हालांकि कई सीक्वेल में उनकी जगह एलिसन स्टोनर ने ले ली। उन्होंने किंगडम हार्ट्स बर्थ बाय स्लिप में अपनी भूमिका को संक्षेप में दोहराया और किंगडम हार्ट्स 3D ड्रीम ड्रॉप डिस्टेंस में जियोन की आवाज भी दी। 32 उन्होंने अंटिल डॉन में सामंथा सैम गिडिंग्स के चरित्र को आवाज दी और मॉडलिंग की, जिसे 25 अगस्त 2015 को प्लेस्टेशन 4 पर रिलीज किया गया था। 33 वह गेम के रीमेक संस्करण में एक नए पोस्ट क्रेडिट दृश्य के लिए आवाज देने और चरित्र को मॉडल करने के लिए लौटीं, जिसे 4 अक्टूबर 2024 को प्लेस्टेशन 5 और विंडोज पर रिलीज किया गया था। 34 गायन। पेनेटियर को 1999 में ए बग्स लाइफ के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 35 2004 में उन्होंने डिज्नी चैनल की फिल्म टाइगर क्रूज के लिए एक वीडियो के साथ माई हीरो इज यू नामक एक गीत रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था और समवन लाइक यू
एक अन्य फिल्म द डस्ट फैक्ट्री के लिए वाट व्हाइट के साथ एक युगल गीत, साथ में एक वीडियो भी। अगले वर्ष उन्होंने डिज्नी फिल्म आइस प्रिंसेस के लिए आई फ्लाई नामक एक गीत रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने सहअभिनय भी किया था। उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स संकलन गर्ल नेक्स्ट 2006 के लिए एक गीत और गर्ल नेक्स्ट 2007 के लिए गो टू गर्ल नामक एक और गीत रिकॉर्ड किया। 2007 में भी उन्होंने ए कैपिटल फोर्थ पेनेटियर का पहला एकल जो अभिनय भूमिका से जुड़ा नहीं था, रेगयुक्त वेक अप कॉल 5 अगस्त 2008 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। कपड़ों के ब्रांड कैंडी ने घोषणा की कि वह जुलाई के अंत में एकल के लिए एक विज्ञापन अभियान का प्रीमियर कर रहा था। कैंडी ने एक टेलीविजन विज्ञापन और एक संगीत वीडियो के साथ एकल के लिए अतिरिक्त प्रचार प्रदान किया। 36 सेबस्टियन स्टेन, जिन्होंने द आर्किटेक्ट में पेनेटियर के चरित्र के भाई को चित्रित किया, ने वीडियो में उसके प्रेमी की भूमिका निभाई। उन्होंने नैशविले के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें सिंगल के रूप में रिलीज किया गया और शो के साउंड ट्रैक एल्बम में शामिल किया गया। उन्होंने शो के टूरिंग प्रमोशन से जुड़े कई कॉन्सर्ट में भी हिस्सा लिया। 2013 में पेनेटियर ने कॉटन इनकॉर्पोरेटेड अभियान के लिए द फैब्रिक ऑफ माई लाइफ का एक संस्करण रिकॉर्ड किया। टायलर जेम्स विलियम्स, जन्म 9 अक्टूबर 1992, एक अमेरिकी अभिनेता और रैपर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव, लिटिल बिल और सेसम स्ट्रीट में कई बार काम किया। 2 विलियम्स बाद में यूपीएन/CW सिटकॉम एवरीबडी हेट्स क्रिस 2005 से 2009 में क्रिस रॉक की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने डिज्नी चैनल की फिल्म लेट इट शाइन 2012 में गीतकार साइरस डेबार्ज और एएमसी ड्रामा टेलीविजन सीरीज द वॉकिंग डेड 2014 से 15 में नोआ की भूमिका निभाई। 3 वह वर्तमान में एबीसी सिटकॉम एबॉट एलिमेंट्री में ग्रेगरी एडी के रूप में अभिनय कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 नामांकन मिले हैं। इसके अतिरिक्त विलियम्स डेट्रॉइट 2017 और द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे 2021 जैसी फिल्मों में दिखाई दी है। प्रारंभिक जीवन। विलियम्स का जन्म वेस्टचेस्टर काउंटी, न्यूयॉर्क में हुआ था और वे योंकर्स, न्यूयॉर्क में पले बढ़े। 4 उनकी मां, एंजेला विलियम्स, एक काउंसलर है और उनके पिता, लेरॉय विलियम्स, एक शिक्षक और सेवानिवृत्त पुलिस सार्जेंट है। 4-5 विलियम्स के 2 छोटे भाई बहन हैं, दोनों ही अभिनेता है। टायरेल जैक्सन विलियम्स, बी 1997 और टाइलेन जैकब विलियम्स, बी 2001। आजीविका। विलियम्स ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में की थी। 6 बाद में उन्होंने लिटिल बिल में बॉबी की आवाज के रूप में अभिनय किया। 2000 में कुछ समय के लिए डेवोन मलिक बेकफोर्ड की जगह ली और 2000 से 2005 तक पीबीएस सीरीज सेसम स्ट्रीट में खुद या एक नामांकित चरित्र, टायलर, की भूमिका निभाई। उन्होंने सितंबर 2005 में हिट सीरीज एवरीबडी हेट्स क्रिस में शीर्षक चरित्र निभाकर प्रसिद्धि हासिल की। 7 जो मई 2009 में समाप्त हुई। उन्होंने शो में अपने काम के लिए 2007 में यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीता। वह टू फॉर द मनी, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और शो हाइजिंक्स में अतिथि कलाकार भी थे। उद्धरण वांछित। 2009 के अंत में विलियम्स ट्रू जैक्सन, वीपी के दूसरे सीजन। 2012 में विलियम्स ने गो ऑन सीरीज में ओवेन की भूमिका निभाई। 9 उन्होंने डिज्नी चैनल की फिल्म लेट इट शाइन 10 में कोको जोन्स, ट्रेवर जैक्सन और ब्रैंडन माइचल स्मिथ के साथ साइरस डेबार्ज की मुख्य भूमिका भी निभाई। विलियम्स को फिल्म के साउंड ट्रैक के 9 गानों में भी दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने रैपिंग कौशल का प्रदर्शन किया था। फिल्म का प्रीमियर 15 जून 2012 को हुआ और उनके गाने डोंट रन अवे, मी एंड यू, गार्जियन एंजेल, लेट इट शाइन और मोमेंट ऑफ ट्रूथ
सभी को रेडियो डिज्नी पर प्रसारित किया गया। 11 वीडियो भी अक्सर डिज्नी चैनल पर चलाए जाते थे। विलियम्स ने अपने छोटे भाई टायरेल जैक्सन विलियम्स द्वारा निभाए गए चरित्र के भविष्य के संस्करण के रूप में डिज्नी एक्सरी सीरीज लैब रैट्स में अतिथि भूमिका भी निभाई। 12 2014 में विलियम्स ने जस्टिन सिमियन की स्वतंत्र फिल्म डियर व्हाइट पीपल में लियोनेल हिगिंस के रूप में अभिनय किया। 13 और उन्हें टेलीविजन सीरीज द वॉकिंग डेड में आवर्ती चरित्र नूह के रूप में लिया गया। 14 2016 में विलियम्स ने क्रिमिनल माइंड्स स्पिन-ऑफ क्रिमिनल माइंड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स में रस मोल्टी मोंटगोमरी की भूमिका निभाई। 17 3 साल तक लक्षणों का अनुभव करने के बाद विलियम्स को 2017 में क्रोहन रोग का पता चला। अपने निदान के बाद से उन्होंने कई सर्जरी सहित उपचार करवाया है। 18 2019 में विलियम्स को द वेडिंग ईयर में जेक के रूप में लिया गया, जो रॉबर्ट ल्यूकेटिक द्वारा निर्देशित एक किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें सारा हाईलैंड, जेना दीवान, मैट शाइवली और अन्ना कैंप ने अभिनय किया था। 19 2020 में विलियम्स ने द आर्गुमेंट में पॉल की भूमिका निभाई। 20 2021 में उन्होंने एबीसी मॉक्यूमेंट्री सिटकॉम एबॉट एलिमेंट्री में ग्रेगरी एडी की भूमिका निभानी शुरू की। 21 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में विलियम्स ने इस भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नामांकन अर्जित किया। 22 केविन डन, जन्म 24 अगस्त 1955, एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता है जो 1980 के दशक से कई फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। डन की भूमिकाओं में राजनीतिक कॉमेडी डेव में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर एलन रीड, गॉडजिला के 1998 के संस्करण में यूएस आर्मी कर्नल हिक्स, एक भूमिका जिसे उन्होंने गॉडजिला के एनिमेटेड रूपांतरण के लिए दोहराया, स्मॉल सोल्जर्स में एलन एबरनेथी के पिता स्टुअर्ट, ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज में सैम विटविक के पिता रॉन, 2010 की एक्शन थ्रिलर अनस्टॉपेबल में ऑस्कर गैल्विन और वीप में मिथ्याचारी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बेन कैफ्टी शामिल है। उन्होंने 2014 में ट्रू डिटेक्टिव और 2021 में द मॉस्किटो कोस्ट के टीवी सीरीज रूपांतरण में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डन का जन्म शिकागो में हुआ था। वे संगीतकार और कवि जॉन डन के बेटे हैं और उनकी पत्नी मार्गरेट नी ईस्ट, जो एक नर्स है। 3 उनकी बहन अभिनेत्री हास्य कलाकार नोरा डन है। उनका एक भाई भी है, माइकल डन, जो एक हाई स्कूल इतिहास शिक्षक और फुटबॉल कोच है। उनका पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ और उनके आयरिश, अंग्रेजी, स्कॉटिश और जर्मन वंश है। 4 डन ने 1977 में इलिनोइस वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2008 में उसी स्कूल से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। डन अपने टीवी और मोशन पिक्चर करियर से पहले शिकागो और उसके उपनगरों में कई लाइव प्रदर्शनों में दिखाई दिए, जिनमें थिएटर कंपनियां नॉर्थलाइट, रिमेन्स, विजडम ब्रिज और गुडमैन शामिल है। 1 डन के काम में सामंथा हू शामिल है, जो 2007 से 2009 तक एबीसी पर दिखाई देने वाली एक श्रृंखला है। साथ ही माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला में रॉन विटविकी की भूमिका भी है। उनकी फिल्म प्रस्तुतियों में स्मॉल सोल्जर्स, स्टिर ऑफ इकोस, गॉडजिला, स्नेक आइज, निक्सन, मैर लव, घोस्टबस्टर्स 2, डेव, बीथोवेन का दूसरा, हॉट शॉट्स और 1492 कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज शामिल है। डन ने 2000 की मिनी सीरीज द बीच बॉयज, एन अमेरिकन फैमिली उन्होंने निक्सन में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के व्हाइट हाउस काउंसल चार्ल्स कोल्सन की भूमिका निभाई और एबीसी मिनी सीरीज द पाथ टू 9/11 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बर्गर की भूमिका निभाई। 2000 में उन्होंने बेट मिडलर अभिनीत एक सिटकॉम बेटे में सहाभिनय किया, जिसमें उन्होंने शो के पहले 11 एपिसोड में उनके पति की भूमिका निभाई। 2004 से 2006 तक डन ने लंबे समय से चल रहे
पारिवारिक नाटक सातवें हेवन में बेसबॉल कोच और टायलर होचलिन के चरित्र मार्टिन ब्रेवर के संरक्षक टेरी हार्डविक के रूप में एक छोटी आवर्ती भूमिका निभाई। डन ने सीनफील्ड एपिसोड मेल अनबॉन्डिंग में जेरी के अति उत्साही बचपन के दोस्त जोएल हॉर्नेक की भूमिका निभाई। उन्होंने लाइव फ्री और डाई के साथ साथ 2006 की फिल्म ग्रिडिरॉन गैंग में भी काम किया है। डन पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र फिल्म कुंपानिया फ्लेमेंको लॉस एंजिल्स 2011 के कार्यकारी निर्माता है। डन ने एचबीओ के 2010 के अंत में प्रसारित राजनीतिक कॉमेडी वीप में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बेन कैफर्टी की भूमिका निभाई थी। व्यक्तिगत जीवन। डन ने 1986 में कैटिना अलेक्जेंडर से शादी की। उनका एक बेटा जैक है। क्रेमर ने अपनी चमक का अंतिम आनंद 1986 में लिया। उन्होंने अपने 13 शुरुआती मैचों में 7 से 6 का स्कोर बनाया और 3000 गज की दूरी तक 24 टचडाउन के साथ 10 अवरोधन किए, जबकि 92.6 के साथ पासर रेटिंग में लीग का नेतृत्व किया। क्रेमर का हाईलाइट दिन 28 सितंबर 1986 को था, जब उन्होंने ग्रीन बे पैकर्स को जला दिया। भले ही पैकर्स के खिलाफ उनका कुल रिकॉर्ड 6 से 9 था, 241 गज के लिए 16 से 25 दिन में 6 टचडाउन पास, पहली तिमाही में 4 के साथ के लिए 14। उन्हें पहली और एकमात्र बार प्रो बाउल के लिए नामित किया गया था। 15। यह आखिरी सीजन था जिसमें क्रेमर को वाइकिंग्स 13 गेम शुरू के लिए प्राथमिक स्टार्टर के रूप में दिखाया गया था। 1987 में क्रेमर ने वेड विल्सन, जो 1981 से टीम में थे, के साथ समय बांटा, जिसमें क्रेमर ने 5 गेम और विल्सन ने 7 गेम शुरू किए। क्रेमर ने अपनी रियर की हड्डी में एक प्रीसीजन चोट को वह चोट बताया जिसने उनके करियर के अंत को तेज कर दिया। 16। क्रेमर ने 6 गेम में 81 पास में 3 इंटरसेप्शन के लिए 4 टचडाउन फेंके। क्रेमर शुरुआती क्वार्टरबैक थे जब वाइकिंग्स 8 से 7 से प्लेऑफ में घुस गए। हालांकि विल्सन के लिए कुछ ड्राइव के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था। क्रेमर, जो खेल के पहले खेल में चोटिल हो गए थे, 50 गज की दूरी पर पान में 9 थे क्योंकि वाइकिंग्स ने विल्सन के साथ न्यू ऑरलियंस संतों पर 44 से 10 की जीत हासिल की। 4 से 2 से आगे बढ़ते हुए उन्होंने 173 कुल पास प्रयासों में 5 टचडाउन और 9 अवरोधों के साथ 1264 गज की दूरी तय की। 1989 के लिए उन्होंने 906 गज और 7 टचडाउन और अवरोधों को फेंकते हुए 8 खेलों और 4 शुरुआतों में उपस्थिति के साथ अपने वाइकिंग्स कैरियर को बंद कर दिया। वाइकिंग्स की वर्दी में उनकी अंतिम उपस्थिति सैन फ्रांसिस्को में प्लेऑफ हार में देर से मोपअप ड्यूटी थी। उन्होंने 41 से 13 की हार में 110 गज और 1 अवरोधन के लिए 9 ऑफ 19 का प्रदर्शन किया। 18। उन्हें सीजन के बाद रिहा कर दिया गया। क्रेमर को 1990 में न्यू ऑरलियंस सेंट्स द्वारा अनुबंधित किया गया था। वह सेंट्स के लिए केवल एक खेल में वाइकिंग्स के खिलाफ दिखाई दिए और 1990 के सत्र के बाद सेवानिवृत्त हो गए। थॉमस फ्रांसिस क्रेमर, जन्म 7 मार्च 1955, एक अमेरिकी पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है जो 1977 से 1990 तक नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) में क्वार्टरबैक थे। उन्होंने राइस ओवल्स के लिए कॉलेज फुटबॉल खेला और 1977 के सीनियर बाउल के MVP नामित होने के बाद 1977 NFL ड्राफ्ट के पहले दौर 27वें समग्र में मिनेसोटा वाइकिंग्स द्वारा चुने गए। उन्हें 2012 की कक्षा के साथ कॉलेज फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन। सैन एंटोनियो ली हाई स्कूल में क्रेमर ने सैन एंटोनियो के रॉबर्ट ई ली हाई स्कूल में अपना हाई स्कूल फुटबॉल खेला। उन्होंने 1971 में वॉलंटियर्स को राज्य खिताब और फिर 1972 में राज्य सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 1971 में राज्य चैंपियनशिप गेम इरविंग, टेक्सास में नए टेक्सास स्टेडियम डलास काउबॉय में खेला गया पहला हाई स्कूल गेम था। क्रेमर ने ली वॉलंटियर्स को 28 से 27 की जीत दिलाई, जिसे कुछ लोगों ने टेक्सास में अब तक खेले गए सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल गेम के रूप में सराहा है। क्रेमर के हाई स्कूल के साथियों में पैट रॉकेट, अटलांटा ब्रेव्स के लिए
मेजर लीग बेसबॉल खेला और रिचर्ड ओसबोर्न एनएफएल के फिलाडेल्फिया ईगल्स के लिए खेला शामिल थे। 1971 में क्लास 4A राज्य खिताब के लिए विचिटा फॉल्स हाई स्कूल को 28 से 27 से हराकर 1971 में वॉलंटियर्स ने 27 जनवरी 2001 का स्कोर बनाया और 1972 के राज्य सेमीफाइनल में बेटाउन स्टर्लिंग से 21 से 20 से हार गए। 2. मुख्य कोच जॉन फेरारा के मार्गदर्शन में 1971 की टीम 14-01 से समाप्त हुई। 3. प्रतिद्वंद्वी चर्चिल के साथ 7 से 7 की बराबरी ने वॉलंटियर्स को परिपूर्ण होने से रोक दिया और 1972 की टीम 13 से 1 से आगे हो गई। एक ऐसे युग में जब अधिकांश टेक्सास हाई स्कूल फुटबॉल टीमें विशबोन या वीर जैसे ग्राउंड ओरिएंटेड अपराधों के साथ यार्डेज का मंथन करती थीं, ली ने गेंद फेंककर सफलता हासिल की। क्रेमर ने सीनियर के रूप में 2588 गज की दूरी तय की, जो तब एक राज्य रिकॉर्ड था, और 28 टचडाउन के लिए 294 में से 149 पास पूरे किए। 2 सत्रों में उन्होंने 5489 गज और 54 टीडीएस के लिए 597 प्रयासों में से 327 को पूरा किया। ओसबोर्न, रॉकेट और गैरी हैक सहित निश्चित रिसीवरों से घिरे, क्रेमर अपने चतुर पासिंग के साथ डिफेंस को अलग करने में माहिर थे। क्रेमर ने एक वर्सिटी खिलाड़ी के रूप में एक गेम को छोड़कर सभी गेम शुरू किए। 26 जनवरी 2001 पर जा रहे थे। उन्होंने 1971 के सीजन ओपनर में अपना डेब्यू किया, स्टार्टर ब्रूस ट्रिमियर की जगह ली और एक बरसात की रात में अलामो हाइट्स पर 7 से 3 की जीत के लिए ली को रैली की। यहीं पर उन्हें 2 मिनट टॉमी उपनाम मिला, जो उनके बाकी फुटबॉल करियर के लिए बना रहा। 4. कॉलेज कैरियर। ली में एक शानदार कैरियर के बाद क्रेमर राइस विश्वविद्यालय में कॉलेज फुटबॉल खेलने वाले सैन एंटोनियो उत्पादों की लंबी सूची में शामिल हो गए। क्रेमर ने 4 साल तक लगातार पासिंग में आउल्स का नेतृत्व किया और उनके करियर और सीजन के अंक राइस में 30 से अधिक वर्षों तक मानक थे, जब तक कि वे सैन एंटोनियो के एक अन्य सिग्नल कॉलर चेस क्लेमेंट द्वारा चकनाचूर नहीं हो गए। क्रेमर ने राइस को सिंगल सीजन पासिंग यार्ड, करियर पासिंग यार्ड 6197, सीजन कुल अपराध 3272, करियर कुल अपराध 6336, सीजन टचडाउन पास 21, करियर टचडाउन पास 37, सीजन कुल टचडाउन 25 और करियर कुल टचडाउन 48 में स्कूल रिकॉर्ड के साथ छोड़ान। वह 1976 में राइस के एमवीपी के रूप में 1976 के जॉर्ज मार्टिन पुरस्कार विजेता थे और 1984 में राइस एथलेटिक हॉल ऑफ फेम के लिए चुने गए थे। क्रेमर ने 1976 में सीनियर बाउल और ब्लूग्रे गेम में खेला और उन्हें सीनियर बाउल का एमवीपी नामित किया गया। उन्हें 1976 में फोर्ट वर्थ किवानीज स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड भी मिला। 2012 में क्रेमर को कॉलेज फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पेशेवर कैरियर। क्रेमर 1977 में अपने रूकी सीजन के 5 गेम में दिखाई दिए, जिसमें एक शुरुआत और 4 मोपअप भूमिकाएं थीं, जो कि फ्रैन टारकेंटन के उत्तराधिकारी के रूप में थीं। हालांकि जब टारकेंटन को सीजन के अंत में चोट लगी थी, तो बॉब ली अंतिम 5 गेम में से 4 के लिए स्टार्टर होंगे। वर्ष के 12वें गेम में मिनेसोटा चौथे क्वार्टर में सैन फ्रांसिस्को 49 से 24 से 7 से पिछड़ रहा था और क्रेमर को ली की जगह लेने के लिए लाया गया था। उन्होंने 13 में से 9 पास 188 गज और 3 टचडाउन के साथ 28 से 27 से जीत हासिल की। 5 अगले हफ्ते उन्होंने ओकलैंड रेडर्स के खिलाफ अपनी पहली शुरुआत की। उन्होंने 35 से 13 से हार। 7. 1979 सीजन के लिए क्रेमर स्टार्टर के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो गए। उन्होंने वापसी के साथ अपनी प्रतिष्ठा के लिए 2 मिनट टॉमी 8 उपनाम अर्जित किया, क्योंकि उन्होंने वाइकिंग्स को 19 वापसी और प्लेफ में 1 दिलाई, जिसमें से 15 चौथे क्वार्टर में थे, और 1980 और 1985 में क्रेमर के पास प्रत्येक वर्ष 4 थे। 9. हालांकि वाइकिंग्स के साथ बिताए अपने 11 सत्रों में क्रेमर चोटों से ग्रस्त रहे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में टीम के लिए संभावित 152 खेलों में से 109 में शुरुआत की थी, और उन्होंने एक सीजन का प्रत्येक खेल सिर्फ 2 बार
1979 और 1982 शुरू किया। घुटने और कंधे की चोटों के साथ साथ मस्तिष्काघात से भी ग्रस्त रहे। क्रेमर को घुटने और कंधे की चोटें, कई मस्तिष्काघात और 1980 का सीजन उनके और वाइकिंग्स के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। क्रेमर ने स्टार्टर के रूप में 8 से 7 का स्कोर बनाया और वाइकिंग्स को 1978 के बाद पहली बार पोस्ट सीजन में वापस लाया। उन्होंने 23 टचडाउन के साथ 3,397 गज की दूरी तय की और 24 इंटरसेप्शन किए, जबकि उनका पूर्णता प्रतिशत 55.7 था। क्रेमर ने सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगभग अंतिम के लिए बचा कर रखा था। नियमित सीजन के अंतिम से पहले के खेल में क्लीवलैंड ब्राउन्स का सामना करते हुए उन्होंने वाइकिंग्स के लिए एक प्रतिष्ठित क्षण का हिस्सा बने, क्योंकि उन्होंने 6 सेकंड शेष रहते गेम जीतने वाला हेल मैरी पास फेंका। चौथे क्वार्टर में वे 23 से 9 से पीछे थे, लेकिन क्रेमर ने क्वार्टर में 3 टचडाउन फेंके, जिनमें से 2 देर में अहमद रशद को दिए गए। क्रेमर ने उस समय तक अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया, जिसमें उन्होंने 456 गज के लिए 49 में से 38 फेंके और 4 टचडाउन बनाए। वह अभी भी वाइकिंग्स के लिए एक खेल में 450 गज से अधिक फेंकने वाले एकमात्र क्वार्टरबैक है। 10 उस वर्ष पोस्ट सीजन में उनका सामना फिलाडेल्फिया ईगल से हुआ। हालांकि वे हाफ टाइम पर 14 से 7 से आगे थे, लेकिन कई टर्नओवर के कारण 31 से 16 से हार का सामना करना पड़ा और क्रेमर ने 1 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन के साथ 209 गज के लिए 39 में से 19 फेंके। 1982 में क्रेमर ने स्ट्राइक शॉटेड 5 से 4 रिकॉर्ड के साथ वाइकिंग्स को पोस्ट सीजन तक पहुंचाया। मिनेसोटा में अटलांटा फाल्कन्स का सामना करते हुए फाल्कन्स ने चौथे क्वार्टर में 21 से 16 से बढ़त बनाई, इससे पहले कि क्रेमर ने उन्हें 30 से 24 से जीत दिलाने के लिए वापसी की। उन्होंने वाइकिंग्स को प्लेऑफ के दूसरे दौर में ले जाने के लिए 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 253 गज के लिए 34 में से 20 पास फेंके। 12 अगले हफ्ते वाशिंगटन रेडस्किंस का सामना करते हुए क्रेमर जादू नहीं कर पाए, क्योंकि वाशिंगटन ने सुपर बाउल के रास्ते में 21 से 7 से जीत हासिल की। क्रेमर ने 252 गज के लिए 39 में से 18 पास फेंके। में सहायक भूमिका हेडन पेनेटियर और टाइलर जेम्स विलियम्स अभिनीत सिनेमाघरों और अमेजन पर 28 सितंबर को आ रही है। सॉल्व का सीजन 2 निर्माण में है। एपिसोड 4 में मुख्य भूमिका को आवाज दी नई स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट सीरीज सॉल्व का एक और एपिसोड दिसंबर में आपके पास के सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अपनी जासूसी टोपी पहनें। रीज विदरस्पून द्वारा निर्मितनी स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट सीरीज सॉल्व के एक एपिसोड में मुख्य भूमिका को आवाज दी। दिसंबर में रहस्यों का खुलासा शुरू। जल्द ही घोषित होने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज के एक एपिसोड की शूटिंग पूरी की। मैरीलैंड के निवासियों, एमडी लोटो रेडियो स्पॉट्स को सुने। वन मेडिकल के लिए नई आवाज केटी 2 नए गीको स्पॉट्स में आपके रेडियो पर छा रही है। सीबीएस के नए क्राइम ड्रामा एफबीआई में एक अतिथि कलाकार की भूमिका निभाई। 2 अप्रैल को सीबीएस पर 9/8 का एपिसोड देखें। बैंक ऑफ अमेरिका प्रिंट अभियान किया गया। आगामी रूसो ब्रदर्स फीचर 17 ब्रिजेस में सहायक भूमिका बुक की गई, जिसमें चैडविक बोसमैन और सियाना मिलर मुख्य भूमिका में है। सभी गेमर्स को बुलावा। हाल ही में रिलीज हुई रेड डेड रिडेम्पशन 2 में केटी द्वारा दी गई आवाजों को सुने। नेटफ्लिक्स सीरीज माइंडहंटर में सहकलाकार की भूमिका बुक की गई। एडवर्ड ज्विक फीचर ट्रायल बाय फायर में सहायक भूमिका बुक की गई, जिसमें लॉरा डर्न मुख्य भूमिका में। हॉलमार्क चैनल की ओरिजिनल मूवी द अल्टीमेट लिगेसी में ब्रायन डेनही, रेकल वेल्च और ली मेरीवेदर के साथ मुख्य भूमिका में है। वर्तमान में क्लिफोर्ड ओडेट्स की रॉकेट टू द मून के ऑफ ब्रॉडवे रिवाइवल में नेड ईसेनबर्ग और जोनाथन हेड्री के साथ अभिनय कर रही है। उस डायल को मत छुओ। केटी के 3 रेडियो स्पॉट चल रहे हैं, ब्यूक, बीपी और एफ्लेक। खास तौर पर जब आप बाल्टीमोर से हो, तो किसी के साथ हाई स्कूल से स्नातक होने पर आप किसी तरह से जीवन भर के लिए उनसे जुड़े होने का एहसास करते हैं।
भले ही आपने इस मामले में रीगन प्रशासन के अंतिम वर्षों के बाद से उनसे बात न की हो। ऐसा ही मेरे और सैदाह अरिका एकुलोना के साथ भी है। सैदाह और मैं 80 के दशक में ओविंग्स मिल्स हाई स्कूल में दोस्त थे। हमने कई क्लास एक साथ ली और हमारे कई दोस्त भी थे, लेकिन हम इतने करीब नहीं थे कि हम सालों तक संपर्क में रह सकें। स्नातक होने के कई साल बाद मैंने सैदा को टीवी पर देखना शुरू किया, जैसा कि कई अन्य लोगों ने भी किया। पहले लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू के एपिसोड में एक चरित्र अभिनेता के रूप में, और बाद में बेटर कॉल सॉल और ए लीग ऑफ देयर ओन के टीवी रूपांतरण जैसे शो में आवर्ती भूमिकाओं में। हाल ही में दर्शक सीबीएस सिटकॉम बॉब हार्ट्स अबिशोला में एक हल्के से दबंग लेकिन प्यारी नाइजीरियाई माँ एबुनोलुवा के उनके चित्रण से परिचित हो गए हैं। अन्य आगामी परियोजनाओं में लाइफ ऑफ चक और एम्बर अलर्ट फिल्मों में भूमिकाएं शामिल है। तो ओविंग्स मिल्स हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक युवा लड़की बाल्टीमोर काउंटी से अमेरिकी टेलीविजन के कुछ सबसे मशहूर शो में कैसे पहुंच गई। मैंने बाल्टीमोर से सैदाह से फिर से जुड़ने और इस बारे में जानने का अवसर मांगा। जब हमने बात की तो अभिनेता की हड़ताल शुरू हो चुकी थी। वह लॉस एंजिल्स में अपने घर पर आराम करने के लिए समय बिता रही थी और आगे क्या हो सकता है, इस पर विचार करते हुए कभी कभी सड़क यात्रा पर जाती थी। अब जबकि हड़ताल समाप्त हो गई है, वह बॉब हार्ट्स अबिशोला के 5वें और अंतिम सीजन में एबुनोलुवा के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जो सोमवार 12 फरवरी को सीबीएस पर शुरू होगा और सोमवार 13 मई को श्रृंखला के समापन के साथ समाप्त होगा। हमारी बातचीत का संक्षिप्त एवं संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत है। मुझे बताइए कि आपने कब तय किया कि आप वाकई एक अभिनेता बनना चाहते हैं। खैर, मैं 5 साल की उम्र से ही अभिनय कर रहा था, और जब मैं 10 साल का था तो मैंने बाल्टीमोर में एरिना प्लेयर्स समर प्रोग्राम में जाना शुरू कर दिया। मैं कुछ सालों तक वहां रहा, और मेरे पिता, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे पिता याद है या नहीं, वे मैरीलैंड पब्लिक टेलीविजन के लिए एक निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। उन्होंने जिफी ल्यूब और बैंकों जैसी कंपनियों के लिए औद्योगिक और प्रशिक्षण वीडियो भी बनाए, इसलिए मैं कम उम्र से ही सभी तरह के प्रोडक्शन के आसपास था। एरिना प्लेयर्स में आपके अनुभव ने आपकी शुरुआती रुचियों को कैसे प्रभावित किया। एरिना में गर्मियों का कार्यक्रम कुछ वैसा ही था जैसा हमने टीवी शो फेम में देखा था। यह एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम था। यह कम से कम 2 महीने का था और यह वास्तव में अद्भुत था। और यह एक अफ्रीकी अमेरिकी थिएटर भी था। क्या यह आपके करियर के लिए चिंगारी थी? यह और वह काम जो मेरे पिताजी करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हमें एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में लाते थे, इसलिए हम हर समय सेट पर रहते थे। बाल्टीमोर में बड़े होते समय आपको अपने पिता से और क्या सीखने को मिला? मुझे एक प्रोडक्शन याद है। वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यह पिक्सविले में कहीं बाहर था, और मुझे लगता है कि वहाँ 150 से ज्यादा लोग थे। उन्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर कोई उनकी बात सुनता था, और मुझे याद है कि मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे यह भी याद है कि उन्होंने हमें सिखाया था कि कैमरे के पीछे हर किसी को कैसे देखना है, और उन सभी के पास क्या काम था, जैसे यह गोफर है, यह इलेक्ट्रीशियन है, यह कैमरा वाला है, यह डॉली वाला है। यहीं से मैंने क्रू के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा जब भी हम टेलीविजन देखते थे और कोई गड़बड़ होती थी, जैसे कि कोई विज्ञापन शुरू हुआ लेकिन फिर अटक गया या कुछ और, तो वह कहते थे किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है। यह किसी न किसी का काम है। आपने अभिनय को संभावित करियर के रूप में कब गंभीरता से लेना शुरू किया? मैं रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में स्थित अल्ब्राइट कॉलेज गया और मैंने थिएटर मेजर बनने के बारे में नहीं सोचा था। उनके पास कोई विषय नहीं था। मैं अघोषित था और मुझे लगा कि मैं अंग्रेजी मेजर बन जाऊंगा। लेकिन मैंने जो पहली क्लास ली वह अमेरिकी नाटककार एडवर्ड एल्बी पर आधारित थिएटर क्लास थी, जिसे डॉ. लिन मोरो पढ़ाते थे, जो मेरे गुरु बन गए।
उन्होंने एल एलबी के इस बेहद शानदार नाटक द मैन हु हैड थ्री आर्म्स में कास्ट किया और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वह एक थिएटर प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। उन्होंने पूछा, क्या आप मेरे साथ यह करना चाहेंगे? और मैंने कहा, जरूर। मेरे माता पिता सहायक थे, लेकिन वे चाहते थे कि मेरे पास एक बैकअप योजना हो और उन्होंने कहा, शिक्षा में कोई मामूली विषय चुनो। और मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने फोन रख दिया और खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं पूरी तरह से तैयार थी, जो कि सबसे बड़ी संतान 6 में से होने के नाते बहुत भयावह था। मेरा मुख्य विषय थिएटर, अफ्रीकी अमेरिकी अध्ययन और महिला अध्ययन में एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। आपका करियर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा कि आपको नेटवर्क टीवी की भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं? क्या कोई बड़ा ब्रेक था? यह लंबे समय तक चला। ग्रेजुएट स्कूल के बाद मिनेसोटा विश्वविद्यालय में, जहां एकुलोना ने अभिनय में एमएफए अर्जित किया, मुझे गुथरी थिएटर में किंग लियर में कॉर्डेलिया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। साथ ही वहां कुछ अन्य नाटक भी किए। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क शहर चली गई और क्षेत्रीय थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जहां मैंने कुछ थिएटरों में हैविंग अवर्स में बेसी डेलाने की भूमिका निभाई और अन्य शो में प्रदर्शन किया। इसलिए मेरा ध्यान शुरू से ही थिएटर पर था। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगी कि लॉ एंड ऑर्डर ने मेरे लिए चीजें बदल दीं। आप लॉ एंड ऑर्डर में कैसे आईं? क्या आपको ऑडिशन याद है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेरा पहला ऑडिशन 1998 में हुआ था। मैं एक जमैकन गृहिणी का किरदार निभा रही थी और कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा, नहीं नहीं नहीं, यह तुम नहीं हो। और मैंने सोचा, क्या? और उसने कहा, नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी। मैं घबरा गई। लेकिन 3 महीने बाद मुझे डॉ. लखमाजारा नामक एक पुरुष भारतीय डॉक्टर के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। मैं और 5 गोरे पुरुष थे और मैंने भूमिका बुक कर ली, जिसे निर्माताओं ने डॉ. लॉक नामक एक महिला डॉक्टर से बदल दिया। यह बहुत बढ़िया था। क्रिस्टोफर मेलोनी और मारिस्का हरगिटे शानदार थे, और विडंबना यह है कि वे उस शो में बहुत मजेदार थे, भले ही विषय वस्तु भारी थी। मैं न्यूयॉर्क थिएटर में बहुत कुछ कर रहा था, इसलिए इसने वास्तव में मुझे मेरे करियर के निर्माण आर्क में मदद की। जैसा कि मैं इसे कहता हूं, आप लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू में 5 से ज्यादा बार नजर आए हैं। क्या कभी एक ही किरदार में? नहीं, हर बार मैं एक अलग व्यक्ति होता हूं, इसलिए आप इसे एक सीजन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। हंसते हुए, अच्छा, यह अभिनय है ना? हर बार एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखना। बिल्कुल सही। हर समय। अब तुम्हें मेरी शिक्षक बनने की जरूरत है। मैं तुम्हें समझ गया। एक नर्स। मैं तुम्हें समझ गया। एक वकील। लाओ इसे। हॉट शॉट्स 1991 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जिम अब्राहम ने किया है, जो एयरप्लेन के सहलेखक और सहनिर्देशक है, और अब्राहम और पैट प्रोफ्ट द्वारा लिखित है। इसमें चार्ली शीन, कैरी एल्वेस, वेलेरिया गोलिनो, लॉयड ब्रिजेस, जॉन क्रायर, केविन डन, क्रिस्टी स्वानसन, बिल इरविन और एफ्रेम जिम्बालिस्ट जूनियर ने अभिनय किया है। 2. फिल्म मुख्य रूप से टॉप गन की पैरोडी है, जिसमें कुछ दृश्य अन्य लोकप्रिय फिल्मों की नकल करते हैं, जिनमें 9 वीक्स, द फैब्युलस बेकर बॉयज, डांस विद वुल्व्स, मैराथन मैन, रॉकी, सुपरमैन और गॉन विद द विंड शामिल। एक सीक्वल, हॉट शॉट्स पार्ट ड्यूक्स 1993 में रिलीज किया गया था, जिसमें शीन, गोलिनो, ब्रिजेस और जेरी। कथानक। फिल्म की शुरुआत 20 साल पहले फ्लेमन एयर बेस से होती है। लेलैंड बज हार्ले नामक एक पायलट अपने विमान पर नियंत्रण खो देता है और विमान से बाहर निकल जाता है, जिससे उसका सहपायलट डोमिनिक मेलमैन फार्नैम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि मेलमैन बच जाता है, लेकिन उसके हेलमेट पर चिपकी शाखाओं के कारण उसे हिरन समझ लिया जाता है और एक शिकारी उसे गोली मार देता है।
टॉपर हार्ले को एक बुरे सपने से नींद खुलती है, जो उसे इस घटना के बारे में है जब लेफ्टिनेंट कमांडर ब्लॉक उसे यूएस नेवी में पायलट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर लौटने के लिए कहता है, ताकि एक नए शीर्ष गुप्त मिशन में मदद मिल सके, ऑपरेशन स्लीपी वीजल, जिसकी कमान बूढ़े और दुर्घटनाग्रस्त एडमिरल बेंसन के पास है। हार्ले को तीव्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जब उसके पिता का उल्लेख किया जाता है। उनकी चिकित्सक, रमारा, टॉपर को उड़ने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह मान जाती है और उससे प्यार करने लगती है। इस बीच टॉपर एक अन्य लड़ाकू पायलट, केंट ग्रेगरी, मेलमैन के बेटे और रमारा के पूर्व प्रेमी के साथ झगड़े में पड़ जाता है, जो अपने पिता की मौत के लिए बज हार्ले को दोषी ठहराता है और मानता है कि टॉपर खतरनाक है। ब्लॉक एक हवाई जहाज के दिग्गज श्री विल्सन से निजी तौर पर मिलना शुरू करता है, जिसने हाल ही में एक नया सुपर फाइटर बनाया है जो अमेरिकी पायलटों को बेहतर बनाएगा। ब्लॉक ने खुलासा किया कि उसने स्लीपी वीजल को विफल करने के कारण टॉपर को वापस लाया। ब्लॉक तब रिपोर्ट करेगा कि यह नौसेना के विमान थे जो मिशन की विफलता का वास्तविक कारण थे और उन्हें विल्सन के विमानों से बदलने की आवश्यकता है। अंतिम प्रशिक्षण मिशनों में से एक के दौरान पीट डेड मीट थॉम्पसन और जिम वॉश आउट पफिनबैक के बीच एक दुर्घटना में डेड मीट की मौत हो जाती है और वॉश आउट को रडार ऑपरेटर के पद पर पदावनत कर दिया जाता है। ब्लॉक का मानना है कि यह नौसेना को नए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन विल्सन इसे मामूली घटना कहते हैं। उनका कहना है कि विमानों को युद्ध में विफल होने की आवश्यकता है। टॉपर रमारा से एक गहरा भावनात्मक लगाव विकसित करती है, लेकिन वह ग्रेगरी के साथ अपने अतीत से परेशान है। वाहक एसएस पर बेंसन ने मिशन को एक इराकी परमाणु संयंत्र पर हमला करने का खुलासा किया और ब्लॉक ने टॉपर को मिशन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, ग्रेगरी के विरोध के बावजूद। विल्सन, जो विमान में भी है, एक चालक दल के सदस्य को पायलटों की जान जोखिम में डालते हुए विमानों में तोड़फोड़ करने का निर्देश देता है। मिशन के बीच में ब्लॉक ने बज हार्ले का उल्लेख टॉपर से किया, जिसे एक आतंक हमले का सामना करना पड़ा और वह नेतृत्व करने में असमर्थ था। जब इराकी सेनानियों ने स्क्वाड्रन पर हमला किया, तो ब्लॉक ने मिशन को निरस्त करने के लिए पुकारना शुरू कर दिया। सभी विमानों के हथियार विफल हो गए और ब्लॉक, जो हुआ है उसे महसूस करते हुए, टॉपर को बताता है कि उसने देखा कि बज और मेलमैन के साथ वास्तव में क्या हुआ। अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के बाद टॉपर अकेले ही इराकी लड़ाकों को हरा देता है और परमाणु संयंत्र पर बमबारी करता है, जिससे सद्दाम हुसैन पर सीधे बम गिरता है। जहाज पर वापस आकर विल्सन की योजना का पता चलता है और सेना के साथ उसका स्थान समाप्त हो जाता है। बंदरगाह पर वापस आकर ग्रेगरी टॉपर को एक महान पायलट के रूप में सम्मानित करता है और रामदा को टॉपर के साथ रहने का आशीर्वाद देता है। अंतिम क्रेडिट में डेड मीट और मेलमैन को आत्मा में दिखाया गया है, जिसमें डेड मीट सलामी दे रहा है और मेलमैन एल्विस प्रेस्ली, जिसका उल्लेख पहले फिल्म में किया गया था, के साथ अंगूठा दिखा रहा है। गालना, चार्ली शीन, लेफ्टिनेंट सीन, टॉपर हार्ले, कैरी एल्वेस, लेफ्टिनेंट केंट पायरेट, ग्रेगरी के रूप में, रमारा थॉम्पसन के रूप में वेलेरिया गोलिनो, लॉयड ब्रिजेस, आरएडीएम थॉमस, टग बेंसन के रूप में, केविन डन एलसीडीआर जेम्स, प्रत्यक्षदर्शी, ब्लॉक के रूप में, जॉन क्रायर, लेफ्टिनेंट जिम वॉश आउट फाफेनबाक के रूप में, विलियम ओलेरी, एलटीजेजी पीट, डेड मीट थॉम्पसन के रूप में, एलटीजेजी जेनेट बायो, कोवाल्स्की के रूप में क्रिस्टी स्वानसन, एफ्रेम जिम्बालिस्ट, जूनियर श्री विल्सन के रूप में, बिल इरविन एलसीडीआर लेलैंड, बज हार्ले के रूप में, रयान स्टाइल्स, लेफ्टिनेंट डोमिनिक, मेलमैन फारनेम के रूप में, हेडी स्वेडबर्ग, मैरी थॉम्पसन, रिनो थंडर ओवाटोना, द ओल्ड वन के रूप में, चार्ल्स बार्कले स्वयं के रूप में, डॉन लेक रॉय, साइलक कोजाट, ड्रिल सार्जेंट के रूप में, बिल लेम्बीर, स्वयं के रूप में, जेरी हेलेवा,
सद्दाम हुसैन, जीन ग्रेटक पोप जॉन पॉल द्वितीय के रूप में, मार्क अर्नोट रोसेनर के रूप में। उत्पादन, मुख्य फोटोग्राफी पूरे कैलिफोर्निया में हॉलीवुड फॉरएवर कब्रिस्तान और सैन डिएगो जैसे स्थानों पर फिल्माई गई थी। 3-4 आलोचनात्मक स्वीकार्यता, फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 पर शुरुआत की, 5, 6, 7, 8 और दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की। एक फिल्म को 28 समीक्षाओं के आधार पर रॉटन टोमाटोज पर 82% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। साइट की आम सहमति पड़ती है। हॉट शॉट्स, अपने अधिकांश पैरोडिक लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हिट करता है। प्रेरित चुटकुलों और चार्ली शीन की क्रैक कॉमेडी टाइमिंग के कारण एक शानदार समय के रूप में उत्कृष्ट है। 9 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 10 फिल्म को 1991 रॉयल फिल्म परफॉर्मेंस के लिए। जॉर्ज के निर्माण के दौरान बटलर ने स्पीलबर्ग के साथ पानी में चित्र पर अपना अधिकांश समय बिताया। बटलर ने एक विशेष कैमरा प्लेटफॉर्म बनाया जो पानी के साथ काम करता था ताकि पानी की रेखा के नीचे और सतह दोनों शॉट्स को जल्दी से समायोजित किया जा सके। फिल्म के लिए आवश्यक लंबे सतह के शॉट्स को संभालने के लिए बटलर ने पानी में एक कैमरा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक वाटर बॉक्स आवरण को फिर से कॉन्फ़िगर किया। उन्हें समुद्र में डूबे कैमरे से फुटेज बचाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि समुद्री पानी खारे पानी पर आधारित डेवलपिंग सॉल्यूशन के समान है। बटलर ने कहा, हम पानी की एक बाल्टी में फिल्म के साथ एक हवाई जहाज पर चढ़े, इसे न्यूयॉर्क ले गए और इसे डेवलप किया। हमने एक पैर भी नहीं खोया। 20 बटलर ने वाटरप्रूफ हाउसिंग के साथ एक पोंटून कैमरा राफ्ट भी बनाया, जिससे उन ट्रेडमार्क वाटर लेवल शॉट्स को हासिल किया गया जो शार्क फिन से एक दृष्टिकोण देते थे। लेंस पर पानी की बूंदों को गिरने से रोकने के लिए बटलर ने पैनाविजन स्प्रे डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया, जिसमें 4 जुलाई की समुद्र तट पर हुई भगदड़ को छोड़कर बूंदों को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल ग्लास को तेज गति से घूमते हुए देखा गया, जहां पानी लेंस इंटरफेस ने घबराहट को और बढ़ा दिया। 11 बटलर ने मूल रूप से जॉर्ज के लुक को गर्मियों की चमकदार धूप में शुरू करने और फिर शार्क के शिकार के आगे बढ़ने के साथ और अधिक भयावह होने की कल्पना की थी। पहला भाग जीवंत प्राथमिक रंगों का एक दंगा बना हुआ है। एमिटी को फिल्माने में बटलर एडवर्ड हॉपर और एंड्रयू वायट जैसे चित्रकारों के काम से प्रेरित थे, जो शहरी जीवन से अछूते संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में उनके दृष्टिकोण से प्रेरित थे। 11 व्यक्तिगत जीवन, बटलर मोंटाना में रहते थे। 13 1 जून 2014 को बटलर अपने करियर के सम्मान में एक रिसेप्शन के लिए अपने गृहनगर माउंट प्लीसेंट लौट आए। 4 बटलर की 5 बेटियां थीं, 3 उनकी पहली शादी अल्मा एच स्मिथ से और 2 जेनेवीव और चेल्सी, जो दोनों अभिनेत्रियां हैं, उनकी दूसरी शादी आइरिस बटलर से थी। 1 मौत, बटलर 7 अप्रैल 2021 को 100 वर्ष के हो गए। 21 और 5 अप्रैल 2023 को लॉस एंजिल्स में 101 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके 102वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले था। सिल्वेस्टर लेवे, मूल रूप से लेवेस चिल्वेस्टर, सर्बियाई सिल्वेस्टर लेवाई, एक हंगेरियन रिकॉर्डिंग कलाकार और संगीतकार है जिनका जन्म यूगोस्लाविया, अब सर्बिया में हुआ था। जीवन और कैरियर, लेवे का जन्म 16 मई 1945 को यूगोस्लाविया, अब सर्बिया, के वोजवोडिना के उत्तरी बाक्का जिले के सुबोटिका एक में हुआ था। सिल्वेस्टर लेवे ने 8 साल की उम्र में संगीत की पढ़ाई शुरू की थी। यूगोस्लाविया में बड़े होने के दौरान लेवे ने अमेरिकी संगीत के लिए एक स्वाद विकसित किया, अंततः एक संगीत अरेंजर और गीतकार बन गए। 2 1972 में म्यूनिख पहुंचने पर उनकी मुलाकात उनके लेखन साथी माइकल कुंज से हुई, जिनके साथ उन्होंने कई सफल नाट्य कृतियां बनाई है। 3-4 1980 से 2000 तक वे हॉलीवुड में रहे और फिल्म संगीत रचना पर ध्यान केंद्रित किया। 1
उन्होंने एल्टन जॉन और पेनी मैकलीन जैसे उल्लेखनीय कलाकारों के लिए गीतों की रचना की। 5. उन्हें उनके 1975 के गीत फ्लाई रॉबिन फ्लाई के लिए ग्रैमी से सम्मानित किया गया। 1. अक्टूबर 2010 में लेवे ने जेवाइजे के जियाह जुन्सू के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया में सियोल के ओलंपिक जिम्नास्टिक एरिना में आयोजित होने वाले एक संगीत समारोह किम जुन्सू म्यूजिकल कॉन्सर्ट लेवे विद फ्रेंड्स की तैयारी की। 6. वह वर्तमान में अपना समय म्यूनिक, वियना और लॉस एंजिल्स में घरों के बीच बांटते हैं। 25 साल से विवाहित, वह और उनकी पत्नी मोनिका की एक बेटी एलिस और एक बेटा सिल्वेस्टर जूनियर है। उद्धरण वांछित, रचनाएं चयनित। फ्लाई रॉबिन फ्लाई 1975, गेट अप एंड बूगी 1976, स्कारफेस ओएसटी अरेंजर के रूप में 1983, जियोर्जियो मोरोडर के साथ फ्लैशडांस साउंड ट्रैक सहयोग, वेयर द बॉयज आर 84 1984, नर्क का निमंत्रण 1984, निर्माता 1985, माई मैन एडम 1986, एयरवुल्फ 1984 से 1986, कोबरा 1986, पुतला 1987, वेयरवोल्फ टीवी सीरीज 1987 से 88, प्रोब टीवी श्रृंखला 1988, नेवी सील्स 1990, स्टोन कोल्ड 1991, हॉट शॉट्स 1991, मेडिकोप्टर 117 1998 से 2006, हेक्सेन संगीतमय 1990, एलिजाबेथ संगीतमय 1992, मोजार्ट संगीतमय 1999, रेबेका संगीतमय 2006, मैरी एंटोनेट संगीतमय 2006, बीथोवेन सीक्रेट संगीतमय 2023, जोनाथन निवेन क्रायर जन्म 16 अप्रैल 1965, एक अमेरिकी अभिनेता है। शो बिजनेस परिवार में जन्मे, उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी नो स्मॉल अफेयर 1984 में एक किशोर फोटोग्राफर के रूप में अपनी मोशन पिक्चर की शुरुआत की। जॉन ह्यूजेस द्वारा लिखित फिल्म प्रिटी इन पिंक 1986 में डकी के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। 3. उन्होंने स्वतंत्र फिल्म वेंट टू कोनी आइलैंड ऑन ए मिशन फ्रॉम गॉड बी बैक बाय 5 1998 लिखी और निर्मित की। 2003 में उन्हें सीबीएस सिटकॉम 2.5 मेन में एलन हार्पर के रूप में सहप्रमुख भूमिका में लिया गया, जो 12 सीजन के लिए एक बड़ी हिट बन गई और जिसके लिए उन्होंने 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, 2009 और 2012 में। 4. उन्हें 2011 में टेलीविजन के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 6. क्रायर की अन्य फिल्मों में मॉर्गन स्टीवर्ट की कमिंग होम 1987, हॉट शॉट्स 1991, होली मैन 1998, वेदर गर्ल 2009, कंपनी 2011 और बिग टाइम एडोलसेंस 2019 शामिल है। वह CW सीरीज सुपरगर्ल, एरो और बैटवुमन में 38 लेक्स लूथर की आवर्ती भूमिका में भी दिखाई दिए है। पॉडकास्ट क्राइम राइटर्स ऑन पर आने के बाद यह घोषणा की गई कि वह अपने दूसरे सीजन के लिए अनडिस्क्लोज्ड पॉडकास्ट में शामिल होंगे। प्रारंभिक जीवन। क्रायर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां ग्रेचेन क्रायर नीकिगर एक नाटककार, गीतकार, अभिनेत्री और गायिका है। उनके पिता डोनाल्ड डेविड क्रायर एक अभिनेता और गायक है, जिन्होंने मूल रूप से एक मंत्री बनने के लिए अध्ययन किया था। 7, 8, 9 उनके दादा रे डोनाल्ड वाल्टर क्रायर एक प्रमुख मेथोडिस्ट मंत्री थे। उनकी 2 बहनें हैं, रॉबिन और शेली। 10. जब क्रायर 12 साल का था, उसने फैसला किया कि वह एक अभिनेता बनना चाहता है। 11. जब उसकी मां ने यह सुना,
तो उसने सोचा कि उसके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए और मजाक में कहा, प्लम्बिंग एक बहुत अच्छा करियर है। 10. क्रायर ने किशोरावस्था में कई गर्मियों के लिए स्टेजडोर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में भाग लिया। 12. और 1983 में ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से स्नातक किया। वह पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक बोअज याकिन के साथ सहपाठी थे। 13. अपनी मां की बड़ी निराशा के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और शेक्सपियर में एक ग्रीष्मकालीन लघु पाठ्यक्रम के लिए लंदन, इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट चले गए। 14. आजीविका कैरियर की शुरुआत 2003 में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के प्रीमियर पर क्रायर का पहला पेशेवर अभिनय प्रयास ब्रॉडवे नाटक टॉर्च सॉन्ग ट्रिलॉजी में डेविड के रूप में था, जिसमें उन्होंने मैथ्यू ब्रोड्रिक की जगह ली थी, जिनसे वे काफी मिलते जुलते थे। 15. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स में भूमिका दोहराई। 16. बाद में वे 1984 में नील साइमन के ब्राइटन बीच मेमोयर्स के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन में यूजीन जेरोम के रूप में ब्रोड्रिक के लिए स्टैंड बाय और प्रतिस्थापन थे। 16. उद्धरण वांछित 19 साल की उम्र में क्रायर 1984 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नो स्मॉल अफेयर में चार्ल्स कमिंग्स की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ मूल उत्पादन बंद होने के बाद जब निर्देशक मार्टिन रिट को दिल का दौरा पड़ा। 17. वह फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। क्रायर ने जॉन ह्यूजेस की पटकथा वाली फिल्म प्रिटी इन पिंक में फिलिप एफ. डकी डेल के रूप में अपनी फिल्मी सफलता हासिल की। 18. डेली न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में क्रायर की मां ग्रेचेन ने कहा कि प्रिटी इन पिंक के बाद उन्हें दुनिया भर से किशोर लड़कियों के फोन आने लगे जो उनकी आंसरिंग मशीन पर उन्मादपूर्ण, खिलखिलाते संदेश छोड़ती थीं। 10. इसके बाद क्रायर ने 1987 की फिल्म हिडिंग आउट में एक माफिया हिटमैन से भाग रहे स्टॉकब्रोकर की भूमिका निभाई। उनकी मां ग्रेचेन ने उनकी चाची की भूमिका निभाई। फिल्म ने नुकसान तो कमाया, लेकिन क्रायर के किरदार की तारीफ की गई, जो उनसे उम्र में काफी बड़ा था। 1989 में उन्हें टीवी कॉमेडी सीरीज द फेमस टेडी जेड में मुख्य भूमिका मिली। उनके अभिनय को खराब समीक्षा मिली। 19 और शो को पहले सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 1990 में क्रायर कार्नेल नॉलेज के ऑफ ब्रॉडवे रूपांतरण में सैंडी के रूप में दिखाई दिए। 20 उसी वर्ष वह जिम अब्राहम की कॉमेडी हॉट शॉट्स में भावी 2 एंड ए हाफ मेन कोस्टार चार्ली शीन के साथ दिखाई दिए। 11 जिसे बहुत सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 21 क्रायर को अक्सर ब्रैड पैक से जोड़ा जाता है। 22 मार्च 2009 में एनी टाइम विद बॉब कुशेल के एक साक्षात्कार में क्रायर ने कहा कि उन्होंने सेंट एल्मो फायर के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें भूमिका में नहीं लिया गया था। 23 1993 में उन्हें लंदन में एक नाटक करते समय फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया था। उनके पढ़ने को एक ब्रिटिश कास्टिंग एजेंट द्वारा वीडियोटेप किया गया था। तो दोस्तों ये 2024 में हमें देखने को मिली थी और ठीक ठाक कलेक्शन ये करती हुई नज़र आई है और साथ ही साथ अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्द लेकर आया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक OTT प्लेटफॉर्म है वो अभी तक एक तरह से अमेज़ॉन प्राइम वीडियो डिसाइड किया गया है। बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी तारीख को ये रिलीज़ की जाएगी। बाकी और भी कोई जानकारी है मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ लॉयंस प्ले पर भी ये रिलीज़ हो सकती है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर एक तरह से दोनों में से एक पर या दोनों पर भी ये रिलीज़ हो सकती है, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।